इलेक्शन से पहले मोदी और इसके सपोर्टर्स चीख चीख कर दुनिया को बता रहे थे कि अब की बार होगा 400 का आंकड़ा पार। ये 400 का आंकड़ा तो बुरी तरह से बढ़ गया है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे भारत में इलेक्शंस का क्या बना, मोदी ने कितनी सीटें जीती हैं और कहां पर जीती हैं, कहां पर इनको जिल्लत में शिकस्त हुई है। दूसरी तरफ जो इनके ऑपोजिट एक अलायंस था इंडिया का, जिसमें ये आम आदमी पार्टी, राहुल गांधी की कांग्रेस और ममता बनर्जी की पार्टी और भारत में दूसरी सेंटर लेफ्ट की पार्टीज शामिल थीं, उन्होंने कितनी सीट सिक्योर की हैं और कौन गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में है और जो गवर्नमेंट बनाएगा उसको क्या मुश्किलात फेस करनी पड़ेंगी। ज़रा पूरा एनालिसिस आज हम करेंगे और एक नज़र डालने की कोशिश करेंगे भारत के इलेक्शंस पर। वैसे मुझे लगता है कि भारत की जो सरकार है उसने एक फायरवॉल लगाई हुई है इंटरनेट की। मुझे ऐसा लगता है कि जब भी पाकिस्तान से बैठकर भारत के इलेक्शंस की आप बात करते हो तो उस पर ज़्यादा व्यूअरशिप नहीं आती और ऐसा लगता है कि भारत में कंटेंट नहीं पहुंच पा रहा। लेकिन ये चीज़ हमें अपने काम से नहीं रोक सकती। हम इस चीज़ के कीड़े हैं, चाहे ज़ीरो व्यूअरशिप भी आए हम इसको कवर करेंगे। तो भारत की जो लोकसभा होती है उसमें 543 सीट्स होती हैं, 543 लोकसभा के मेंबर्स होते हैं और उसमें से 272 सीट्स चाहिए होती हैं गवर्नमेंट बनाने के लिए, एक सादा अक्सरियत 272 का नंबर। मोदी की जो पिछली 2 टर्म्स थी उसमें इन्होंने सादा अक्सरियत बड़ी आसानी से हासिल कर ली थी। बीजेपी ने खुद 272 सीट सिक्योर कर ली थी। लेकिन इस बार तीसरी बार क्या हुआ है, तीसरी बार मोदी की जो बीजेपी है वो सिर्फ 240 सीट्स जीतने में कामयाब हुई है। जी हाँ, बीजेपी को इस बार सादा अक्सरियत नहीं मिल सकी। ये जो 400 की बात कर रहे थे, 400 सीट्स हम ले लेंगे और पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही तब्दील करने की बातें हो रही थी और बड़ी खतरनाक स्पीचेस में बड़े खतरनाक इशारे मिल रहे थे बीजेपी की लीडर्स की जानिब से कि हम तो अपनी मर्जी का अब कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, क्योंकि 400 होती 2/3 अक्सरियत। तो 2/3 अक्सरियत अगर बीजेपी ले जाती तो ये भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ क्या क्या कर सकती थी, आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं जो इन्होंने पिछले 10 साल में किया है। तो इन्होंने एक तबाही फेर देनी थी। कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि भारत के पूरे सेकुलर क्रेडेंशियल्स शायद चेंज कर देते और भारत को एक हिंदू राष्ट्र रियासत बना देते, क्योंकि बीजेपी की पॉलिटिक्स यही है कि जो हिंदू वोटर है उसको हमने अपील करना है और इसलिए वो मेजॉरिटी को अपील करते हैं, वो एंटी मुस्लिम स्पीचेस करते हैं और वो माइनॉरिटीज़ का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते और उन्होंने बस एक मेजॉरिटी को खुश करना होता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वोट्स इनके पास आएँ। और एक ज़बरदस्त किस्म का ऑरा इन्होंने क्रिएट कर दिया हुआ है पिछले 10 सालों में और हिंदुत्व को जिस तरह स्प्रेड किया है इन्होंने पूरे भारत में, ये देखने लायक है। और हर चीज़ का एक रिएक्शन होता है, मतलब कोई भी चीज़ ज़्यादा लंबे अरसे तक नहीं चल सकती जो झूठ पर मबनी हो। तो आखिरकार तकरीबन 10 साल बाद भारत की दूसरी पार्टीज़ को होश आया, इन्होंने एक अलायंस बनाया जिसमें कांग्रेस के राहुल गांधी ने बहुत ज़्यादा एफर्ट की, आम आदमी पार्टी के ये जो अरविंद केजरीवाल थे, ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल से, इसके अलावा साउथ की कुछ पार्टीज़, क्योंकि साउथ में बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं है बीजेपी की। जो साउथ वाले हैं, साउथ इंडिया वाले नहायत ज़बरदस्त लोग हैं, वहाँ पर पॉपुलेशन भी बड़ी जो बैलेंस्ड है, वहाँ पर हिंदू मुस्लिम और क्रिश्चियंस की वो बड़ा मिलकर रहते हैं। ये केरला, तमिलनाडु वगैरह में ये बड़े ज़बरदस्त लोग हैं, ये इनकी हेट एंड डिवाइड की पॉलिटिक्स में नहीं आते। तो इन्होंने जो एक अलायंस बनाया है इस बार, जो इंडिया इस अलायंस का नाम था, इसको हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था, इसने सीरियसली चैलेंज किया इस बार बीजेपी के अलायंस को और बीजेपी के अलायंस का नाम है एनडीए। तो इंडिया का जो अलायंस है, जो राहुल गांधी वाला अलायंस है, उसने इंडिया अलायंस ने 223 सीट्स जीत ली हैं और कांग्रेस ने तकरीबन 100 सीटें जीती हैं इस बार, कांग्रेस पार्टी ने। बीजेपी ने लास्ट इलेक्शंस में 303 सीटें जीती थी, यानी 272 सादा अक्सरियत के लिए चाहिए होती हैं, तो इन्होंने 303 जीते थी और इनका ओवरऑल अलायंस 350 से ज़ायद सीट सिक्योर करने में कामयाब हो गया था। इजीली हुकूमत इन्होंने बनाई थी। इस बार 400 की बात कर रहे थे और जीती कितनी है, 240, जो कि पिछले इलेक्शन से 63 सीटें कम हैं। 63 सीटें, 63 सीट्स बीजेपी ने कम हासिल की हैं 2019 के इलेक्शंस के मुकाबले में। जबकि कांग्रेस की बात करें, लास्ट इलेक्शन में उन्होंने तकरीबन 50 के करीब सीटें हासिल की थी और अब 100 के करीब वो चले गए हैं और इन्होंने 47 सीटों का गेन किया है। कांग्रेस को 50 सीटें ज़्यादा मिली हैं, बीजेपी को 60 सीटें कम मिली हैं। और जो तीसरा जो सबसे बड़ा प्लेयर इस वक्त इस दफ़ा इमर्ज हुआ है
ये इंडिया और बीजेपी के बाद ये समाजवादी पार्टी ने बीजेपी की उत्तर प्रदेश में धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। जी हाँ, यूपी, जिसमें आपको पता है ये योगी आदित्यनाथ जिसके सीएम थे, और इसने कितना ज़्यादा मुसलमानों को यहाँ पर तंग किया था, कितनी ज़्यादा लिंचिंग के वाक़यात हुए थे, क्योंकि ख़ुद यहाँ का सीएम एक एक्सट्रीमिस्ट बंदा था। लोगों ने बुरी तरह से रिजेक्ट किया है इस दफ़ा यूपी में बीजेपी को, और यूपी में इस दफ़ा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इन्होंने मिलाकर ज़्यादा सीटें हासिल की हैं बीजेपी से। और मज़े की बात है, यूपी अयोध्या में इन्होंने बनाया था राम मंदिर, फैज़ाबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी में, यहाँ पर भी ये हार गई है बीजेपी। इन्होंने बड़ा पब्लिक सेंटिमेंट से खेलने की कोशिश की थी, हिंदू सपोर्टर्स को खुश किया था जी राम मंदिर बनाकर, यहाँ भी ये हार गए हैं। बाबरी मस्जिद को शहीद करके यहाँ पर राम मंदिर बनाया गया था और यहाँ पर भी बीजेपी पिटी है। तो यूपी में बीजेपी बुरी तरह से पिट गई है, महाराष्ट्र में बीजेपी बुरी तरह से पिट गई है। यहाँ पर जो बाल ठाकरे से रिलेटेड पार्टीज़ हैं वो जीती हैं और कांग्रेस भी यहाँ पर जीती है। मतलब ये जो मुंबई के इर्द गिर्द वाला सारा एरिया ये भी बीजेपी हार गई है। वेस्ट बंगाल, ये ममता बनर्जी की जो पार्टी थी उन्होंने अपने इलाके को सिक्योर किया एक बार फिर। तमिलनाडु में पहले ही इनकी प्रेजेंस कम थी और स्वीप हुआ है। केरला में भी इनकी कोई प्रेजेंस नहीं है। केरला में भी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है और जो दूसरी सेकुलर पार्टीज़ हैं, जो लिबरल पार्टीज़ हैं, वो जीती हैं, सोशल पार्टीज़। इसके अलावा मध्य प्रदेश में थोड़ा सा टफ कंपटीशन मिला है। गुजरात में मोदी जी जीते हैं हमेशा की तरह, वो उनका अपना इलाका है। आंध्र प्रदेश में बीजेपी जीती है, उड़ीसा में बीजेपी जीती है, कर्नाटका में भी बीजेपी को टफ कंपटीशन मिला है, छत्तीसगढ़ में जीती है और बिहार में भी थोड़ा सा टफ कंपटीशन मिला है। और तेलंगाना, हरियाणा और राजस्थान में शदीद नेक टू नेक कंपटीशन हुआ है, और ये यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी का। तो आप देखेंगे जो हमने इस वीडियो में बात की थी कि ईस्टर्न इंडिया, सदर्न इंडिया और वेस्टर्न इंडिया, यहाँ पर बीजेपी की सपोर्ट बहुत कम नज़र आती है, लेकिन ये जो सेंट्रल इंडिया है, जो हिंदू हार्टलैंड है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा सपोर्ट है बीजेपी की। ये छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश और बिहार। और नॉर्दर्न इंडिया जहाँ पर ये पंजाब, कश्मीर और हिमाचल प्रदेश वगैरह है, यहाँ पर भी बीजेपी का कोई नामो निशान नहीं है। बहुत थोड़े इनके कैंडिडेट हैं, और पंजाब में तो एक किस्म का स्वीप हुआ है बीजेपी का। यहाँ पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने सीटें जीती हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है इंडिया की इस वक्त। अब एनालिस्ट का ये कहना है कि मोदी को अब बनानी पड़ेगी मखलूत हुकूमत यानी पार्टनरशिप के साथ एक कोलिशन गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी। और आपको पता है कोलिशन पार्टनर्स जो होते हैं आपकी चीखें निकलवा देते हैं। इमरान खान के साथ क्या किया था 2022 के एंड पे इमरान खान के कोलिशन पार्टनर्स ने। अब मोदी के पास सादा अक्सरियत नहीं है, इन्होंने 240 सीटें जीती हैं। पूरी करने के लिए इनको अपने जो दूसरे अलायंसेस हैं उनके पास जाना पड़ेगा, और पता ये लग रहा है कि वो 300 के करीब, जो 300 का आंकड़ा है वो कंप्लीट कर चुके हैं। वैसे तो 272 चाहिए हुकूमत बनाने के लिए, तो 300 के करीब ये पहुंच चुके हैं। जबकि जो इंडिया का अलायंस है ये राहुल गांधी वाला, ये भी 223 के करीब पहुंच चुका है। ये बड़ी बात है। इस दफ़ा इन्होंने बड़ा टफ कंपटीशन दिया है, इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। ये मोदी के सारे जो सरकारी पोल्स हैं वो यही कह रहे थे कि 400 पार करेगी बीजेपी, कोई नहीं 400 पार किया। 300 मर के पार कर रहे हैं पार्टनर्स को मिला के। तो 300 अब जब ये हुकूमत बनाएंगे तो बहुत से पार्टनर्स पर डिपेंडेंट होंगे, उनकी ख्वाहिशात को भी पूरा करना पड़ेगा। इसलिए एनालिस्ट कह रहे हैं कि अब वो जो बात थी ना मोदी के, इंडिया का नाम सिनोनिमस हो गया था मोदी के साथ, अब वो स्टोरी ख़त्म हो गई है। और कांग्रेस के लीडर्स का ये भी कहना था कि जो भारतीय वोटर्स हैं उन्होंने ये साबित करके दिखाया कि भारत एक डाइवर्स कंट्री है जहाँ पर डाइवर्स किस्म के वोटर्स हैं, और उन्होंने इस बार अपना डाइवर्स फैसला सुनाया। उन्होंने एक ही सिम्त में अपना फैसला नहीं दिया, उन्होंने हर पार्टी को वोट देके ये बताने की कोशिश की है कि वो भी एक पार्टी को ज़्यादा अरसे नहीं देख सकते। वैसे मोदी नेहरू के बाद वो पहले लीडर होंगे जो तीसरी कंसेक्टिव टर्म जीत रहे हैं, तीसरी कंसेक्टिव बार ये प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। ये भी मोदी को एक क्रेडिट जाता है, लेकिन अगर आप पिछली 2 टर्म्स के मुकाबले में देखें तो बहुत कम इस दफ़ा इन्होंने सीट्स सिक्योर की हैं। और इस दफ़ा के जो इनके कोलिशन पार्टनर्स हैं वो बहुत डिफ़िकल्ट पार्टनर्स होंगे। बीजेपी को इनको मैनेज करना मुश्किल होगा, क्योंकि बीजेपी की अब वो पोजीशन नहीं है जो पहले थी, जो एक स्ट्रॉन्ग बीजेपी जो सादा अक्सरियत जीत कर आई थी। इस बार बीजेपी सादा अक्सरियत नहीं जीत कर आई, और अभी ये राहुल गांधी वगैरह भी बातचीत कर रहे हैं दूसरी जो कोलिशन इनके पार्टनर्स हैं और दूसरे कुछ लोगों से, कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से। तो वो भी कह रहे हैं कि हमारा भी चांस है, हम भी गवर्नमेंट बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादा चांस यही है, मोदी ने ऐलान कर दिया है कि जी हमारी विक्ट्री हुई है। और बेंजामिन नेतन्याहू, जिससे पूरी दुनिया नफ़रत करती है,
उसने मोदी को कहा कि जी बधाई हो। उसने हिंदी में मैसेज लिखा है। और इसके अलावा चाइना ने भी मोदी को कॉन्ग्रेचुलेट किया और उन्होंने कहा है कि हम मोदी के साथ मिलकर काम करेंगे और डेफिनेटली इंडिया उनका बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है चाइना का, तो चाइना अपनी ट्रेड को कंटिन्यू रखना चाहता है चाहे कोई भी आए। तो अब इनके एलाइज की बात करें तो एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि चाहे पॉलिसी मेकिंग हो, चाहे गवर्नमेंट की फॉर्मेशन हो, अब बीजेपी को एलाइज से बात करनी पड़ेगी। अब ऑल इन ऑल बीजेपी नहीं रही, बड़ी बड़ी स्टेट्स में बीजेपी पिट चुकी है और जहां पर जीती भी है बहुत सी जगहों पर, वहां पर थिन मार्जिन के साथ जीती है, एलाइज की सपोर्ट के साथ जीती है। अब इंडिया में सिर्फ बीजेपी का डंका नहीं बजेगा। अब इंडिया ने साबित किया है, भारत की पूरी आवाम ने, कि और भी बहुत सी पार्टीज़ हैं। उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया है, वेस्ट बंगाल में उन्होंने ममता बनर्जी की हुकूमत को कायम रखा है, साउथ ने बिल्कुल रिजेक्ट किया है मोदी को, पंजाब ने बिल्कुल रिजेक्ट किया, हरियाणा ने सख्त मुकाबला दिया, राजस्थान ने सख्त मुकाबला दिया। जो सेंट्रल इंडिया है सिर्फ वही मोदी की सपोर्ट में नज़र आ रहा है। और इवन ये महाराष्ट्र, ये जो मुंबई वाला इलाका है, ये भी इनके हाथ से निकल गया है, लेकिन गुजरात इनके पास है। प्रताप भानु मेहता जो कि इंडिया के एक पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, उन्होंने कहा है कि इस रिजल्ट ने मोदी की अथॉरिटी का बबल बर्स्ट कर दिया कि इंडिया में सिर्फ मोदी की ही चलती है। वोटर्स ने इस नैरेटिव को ठप कर दिया है। मोदी ने ये शो कराया था कि इट्स ऑल अबाउट मोदी, ये जितने भी इंडिया में इलेक्शंस हो रहे हैं ये सिर्फ मोदी को ही जितवाने के लिए हो रहे हैं, लेकिन रिजल्ट्स ने ये साबित नहीं किया। रिजल्ट्स ने इस बयानिया को उड़ा कर रख दिया है। उन्होंने कहा कि टुडे ही इज़ जस्ट अनदर पॉलिटिशियन कट टू साइज बाय द पीपल, यानी लोगों ने अपना फैसला दे दिया है और मोदी के कद को छोटा किया है। कांग्रेस ने इसको विक्ट्री ऑफ प्लूरलिज्म करार दिया है, यानी जिस तरह लोगों ने मोदी को रिजेक्ट किया है ओवरऑल, यानी 400 की बात करने वाले कहां 240 पर आकर गिरे। CNN कहते हैं कि इंडियन वोटर्स रिजेक्ट मोदीज विजन फॉर वन पार्टी स्टेट एंड विन फॉर कंपेटिटिव डेमोक्रेसी। ये एक हेडिंग में ही इन्होंने बहुत कुछ एक्सप्लेन कर दिया है कि मोदी का जो विजन था कि हम वन पार्टी स्टेट बनाएंगे भारत को, ये उड़ा कर रख दिया है लोगों ने। और लोगों ने शो कराया कि भारत एक कंपेटिटिव डेमोक्रेसी है। लोगों ने डिफरेंट फैसला सुनाया हर जगह पर। ये सोच रहे थे ना कि जी वन पार्टी स्टेट बनेगी जैसे चाइना में है या बाकी दूसरे ममालिक में है, नॉर्थ कोरिया वगैरह में या रशिया में, तो इन्होंने इस बयानिए को रद्द किया भारत की डेमोक्रेटिक अवाम ने। टाइम मैगजीन की हेडिंग देखें, उन्होंने लिखा है कि नरेंद्र मोदी सिक्योर्ड अ थर्ड टर्म एज इंडियाज प्राइम मिनिस्टर बट विद लेस पावर देन एक्सपेक्टेड, यानी कि जीत तो गए लेकिन पहले से बहुत कम ताकत के साथ। एसोसिएटेड प्रेस लिखती है कि मोदी क्लेम्स विक्ट्री इन इंडियाज इलेक्शन बट ड्रॉप इन सपोर्ट फोर्सेस हिम टू रिलाई ऑन कोलिशन पार्टनर्स। द गार्डियन लिखता है कि मोदी लूजेस पार्लियामेंट्री मेजॉरिटी इन इंडियन इलेक्शन। और एक और ने तबसरा किया कि इलेक्शन रिजल्ट्स आर पॉलिटिकल एंड मॉरल डिफीट फॉर मोदी। 2014 से लेकर 2023 तक मोदी ने एक ज़बरदस्त किस्म की पॉपुलैरिटी इंजॉय की थी भारत में, और उसमें मेन रीज़न यही थी कि भारत की जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, जो हिंदू पॉपुलेशन है, उन्होंने ज़्यादा इकदामात, ज़्यादा पॉलिसीज़, ज़्यादा स्पीचेस उन्हीं के लिए ही तैयार की थी और वो ज़्यादा उन्हीं को खुश करते थे। मुसलमानों पर अटैक करके और उन पर जुमलेबाजी करके, पाकिस्तान को गालियां दे के, फिर राहुल गांधी का पाकिस्तान से कनेक्शन जोड़कर, और उन्होंने एक ऐसी फ़िज़ा कायम कर दी हुई है भारत में कि एक बहुत ज़्यादा एक एक्सट्रीम नेशनलिज्म क्रिएट हो चुका है भारत में कि कोई वहाँ पर सेन बात कर ही नहीं सकता। अगर कोई अकल की बात करेगा तो उसको कह देंगे कि जी तुम ट्रेटर हो, तुम गद्दार हो, तुम पाकिस्तान चले जाओ, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई। और फिर बहुत ज़्यादा ये लिंचिंग के वाक़यात जो हमने देखे मुसलमानों के, काव विजिलेंटीज़, और पूरी दुनिया का मीडिया मोदी के हवाले से इस बारे में लिखता रहता है कि ये एक एक्सट्रीम राइट विंग हिंदू नेशनलिस्ट हैं। ये पॉलिटिकली देखा जाए तो एक स्मार्ट टैक्टिक है कि आप मुल्क की 80% जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है सिर्फ उसकी बात करो, उसको खुश करने के लिए इकदामात करो, तो डेफिनेटली आपको इलेक्शन में भी इसका फ़ायदा होता है। लेकिन इसको पुश बैक किया है ये राहुल गांधी ने और इनके इंडिया के अलायंस ने, इसने काफ़ी हद तक इनको पीछे धकेला है। और राहुल गांधी ने एक लॉन्ग मार्च भी किया था जिसमें ये भारत की सारी स्टेट्स में पैदल गए थे। इसमें भी उन्होंने भारत के लोगों को बताने की कोशिश की थी कि हम हेट और डिवाइड की पॉलिटिक्स के ख़िलाफ़ हैं, और उन्होंने वन इंडिया की बात की थी कि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है जिसके जो क्रेडेंशियल्स हैं वो डेमोक्रेटिक हैं, लेकिन जो बीजेपी है वो इसको एक हिंदू मेजॉरिटी स्टेट बनाना चाहती है। तो अब ऐसा लग रहा है कि ये ऑपोजिशन का जो बयानिया था वो थोड़ा थोड़ा कामयाब हो रहा है मोदी के ख़िलाफ़।
लोग भी ज़्यादा देर तक मन घड़त स्टोरीज़ को बाय नहीं कर सकते, उसकी भी एक लिमिट होती है। जैसे मुझे वो अंकल मिले थे ना मुंबई के, बड़े ज़बरदस्त। मैंने उनसे पूछा था, वो शादाग, वो रशिया के बॉर्डर के करीब एक स्पॉट है, वहाँ पर मुझे मिले थे अंकल। तो उनसे बड़ी ज़बरदस्त बातचीत हुई थी। तो उन्होंने मुझसे जब पूछा था ना कि भाई क्या बना इमरान खान का, इलेक्शंस हुए थे, मैं मार्च में गया था उस वक्त, तो मैंने उन्हें यही बताया कि सर जीता कोई और है लेकिन आ कोई और गया, सारा उन्होंने रिवर्स कर दिया। तो उन्होंने भी यही कहा था कि भारत में भी कोई ज़्यादा डिफरेंट स्टोरी नहीं है, यहाँ पर भी हम वोट किसी को देते हैं, जीत कोई और जाता है। तो अभी मोदी सरकार भी पूरी कोशिशें करेगी कि काफ़ी हद तक अपनी अथॉरिटी जमाई जाए। हुकूमत तो ये बना लेंगे, लेकिन जैसे बहुत से जरीदे लिख रहे हैं कि अब चीज़ें बैलेंस आउट होंगी। इंडिया में जो दूसरी फोर्सेस हैं उन्होंने मोदी के ख़िलाफ़ फैसला सुना दिया और अब मोदी को एक सख्त कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा, चाहे वो उनके अपने एलाइज हों, चाहे वो अपोजिशन हो या भारत की पॉपुलेशन हो। मोदी को अब सख्त सवालों का सामना करना पड़ेगा और मोदी अब महज अपने नैरेटिव पर डिपेंडेंट नहीं रह सकेंगे, अब उनको अमली इक़दामात करने पड़ेंगे अगर उन्होंने पावर में रहना है। नहीं तो इनके लिए एक बहुत मुश्किल जंग होगी इसको सस्टेन रखना। बरखा दत्त ने भी इसको इस तरह एक्सप्लेन किया कि इट इज़ अ रेस्टोरेशन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, यानी भारत में चेक्स एंड बैलेंसेस रिस्टोर हुए हैं, थोड़ा सा बैलेंस कायम हुआ है, जो कि एक साइड पे निकल रहा था ना, वन साइडेड एक हम चीज़ देख रहे थे, वो अब थोड़ी सी बैलेंस हुई है। और अब मोदी को बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा क्योंकि अब प्रेशर ग्रुप्स की तादाद पहले से बहुत ज़्यादा होगी। पहले तो ये बाहर का मीडिया, कुछ NGOs और वेस्टर्न ममालिक इन पर तनकीद करते थे ना, यानी जो खुलकर तनकीद कर सकते थे। अब इनके मुल्क के अंदर ये डिपेंडेंट है अपने एलाइज पर। ऑपोजिशन भी अब तगड़ी हो चुकी है। ये वो ऑपोजिशन है जिसके पास 230 सीटें हैं, ये इनकी बैंड बजा के रख देगी। पिछले टेन्योर में ऑपोजिशन के पास 100 के करीब सीटें थी और अब 230 सीटें हैं। ऑपोजिशन ने इनकी बैंड बजा कर रख देनी है। और दूसरा, अब आवाम को भी नज़र आ गया है कि पावर अब सिर्फ मोदी के पास नहीं है, पावर अब डिवाइड हो चुकी है इंडिया में। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, आपके ख्याल में मोदी पहली जैसी पॉपुलैरिटी इंजॉय कर पाएंगे? आपके ख्याल में यहाँ से मोदी के डाउनफॉल का आगाज़ हो चुका है या मोदी सक्सेसफुली अपने पंजे जमा लेंगे इस हुकूमत में रहते हुए? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से, पाकिस्तान से, जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुँच जाएँ।